स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट 4 के सभी एपिसोड को, जो कि एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं स्टोरी की ओर। सीजन 4 की शुरुआत होती है पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड से, जहां पर हमने देखा था कि प्रोफेसर के आदमियों ने पुलिस की गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था, यानी कि अब उनके बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। इधर बैंक के अंदर नैरोबी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, जहां दूसरी तरफ रकेल जिंदा खड़ी थी। 2 गोलियां जो उसकी मौत को असली बनाने के लिए चलाई गई थी, उसका असर प्रोफेसर के दिमाग पर हो रहा था और वो जंगल में पुलिस वालों से बचने के लिए भागे जा रहा था। इधर टेंट में कर्नल तमायो की हालत भी उन लोगों जैसी ही थी, क्योंकि उसे भी मौत से रूबरू होने का डर बैठ चुका था। यानी कि इस हाइस्ट से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो चोर हो या पुलिस, सभी की हालत एक जैसी होती है। दूसरा सीन एक फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहां प्रोफेसर हमेशा की तरह अपने टीम को ट्रेनिंग क्लासेस दे रहा होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि बैंक ऑफ स्पेन से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल सकता, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उसे बाहर निकालेगा। और प्रोफेसर ये भी बताता है कि प्लान का तीसरा पार्ट शुरू होने के बाद पुलिस हमें पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगा, जिससे हमारी जिंदगी दांव पर भी लग सकती है। और उस समय हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है खुद पर कंट्रोल। और प्रेजेंट टाइम में भी कुछ ऐसा ही नजारा होता है, यानी कि प्रोफेसर और उसके आदमी दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन में होते हैं, और वो उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पैलेर्मो प्रोफेसर को कॉल करके बोलता है कि उसे नैरोबी के ऑपरेशन के लिए एक सर्जन की जरूरत है, पर प्रोफेसर उसे समझाते हुए कहता है कि अभी अभी हमने पुलिस वालों के टैंक को उड़ाया है, जिसमें उनके कई लोग घायल हो गए हैं, और वो हमारी मदद कभी नहीं करेगी। इसलिए हमें पाकिस्तान में मौजूद सर्जन को वीडियो कॉल करके नैरोबी का ऑपरेशन खुद ही करना होगा। इधर पुलिस को रकेल के पास से पेड़ पर चढ़ने के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। अब उनको समझते देर नहीं लगती कि प्रोफेसर अभी भी उन पेड़ों के ऊपर छुपा हो सकता है, इसलिए पुलिस पेड़ों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इधर प्रोफेसर रकेल की मौत में बिल्कुल डूब चुका था, और तभी उसे उस पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाने की आवाज आती है, और फिर वो अपने आप से बोलता है कि मैं अभी हार नहीं मानूंगा। जंगल में भागते भागते उसे एक फार्म दिखता है, फिर वो उस दीवार को फांदकर फार्म के अंदर चला जाता है, पर वहाँ उसे काला सा सांड मिलता है। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहीं पर एक बॉक्स में छिप जाता है, और फिर वो मार्सिला को कॉल करके प्लान हैमलिन का फेज 2 शुरू करने के लिए कहता है। प्लान हैमलिन यानी कि मार्सिला अपनी बांसुरी बजाएगा और पुलिस वाले उनके पीछे दुम दबाकर भागेंगे। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल प्रोफेसर ने मार्सिला को बता रखा था कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो उसके कॉल को दूसरे फोन से एक दूसरे पर उल्टा रखकर सीएनआई को कॉल करना होगा, ताकि सीएनआई को ये लगे कि ये प्रोफेसर का कॉल है, और वे लोग उस कॉल को ट्रेस करना शुरू करेंगे, और उन्हें लोकेशन उस कार का मिलेगा जिसे मार्सिला फुल स्पीड से भगा रहा होता है। यानी कि पुलिस वाले ये समझने पर मजबूर हो जाएं कि प्रोफेसर वहां से भागकर दूर हाईवे पर निकल गया है, ताकि वो वहां से आसानी से निकलकर पुलिस वालों से बच सके। प्लान के मुताबिक प्रोफेसर मार्सिला के जरिए एलिसिया सियारा को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो रकेल के मौत का बदला जरूर लेगा, और फिर नैरोबी के लिए एक सर्जन की मांग करता है। पर एलिसिया इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है, और प्रोफेसर को एक दूसरा ऑप्शन देती है कि तुम नैरोबी को हमारे हवाले कर दो, ताकि हम उसका ऑपरेशन कर सके। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि वो नैरोबी को उस औरत के हवाले बिल्कुल नहीं करेगा जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसी दौरान कर्नल तमायो की टीम उस कॉल के लोकेशन को ट्रेस कर लेती है, जो कि एक हाईवे का लोकेशन होता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि प्रोफेसर उस जंगल से भागकर निकल चुका है, इसलिए वो एंजल को कॉल करके उस जंगल से निकलकर हाईवे पर उस लोकेशन का पीछा करने के लिए कहता है, और इस तरह प्रोफेसर एक बार फिर से बाल बाल बच जाता है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में नैरोबी अपने लोगों से खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है, ताकि उसका सही से ऑपरेशन हो सके, क्योंकि सर्जरी का सारा सामान होने के बाद भी उसे अपने साथियों पर भरोसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रोफेसर के कुछ लोग उसे बाहर छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर कुछ लोगों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता है, क्योंकि वो चाहते थे कि नैरोबी का ऑपरेशन इधर बैंक में हो। तभी पैलेर्मो अपनी टीम को बताता है कि उन पुलिस वालों ने रकेल को मार दिया है, और नैरोबी को गोली भी पुलिस वालों ने ही मारी थी।
इसलिए वे कभी भी नैरोबी का ऑपरेशन नहीं करेंगे बल्कि उसे मार ही देंगे। ये सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और फिर नैरोबी को जबरदस्ती बेहोश करके उसकी ऑपरेशन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी डेनवर बैंक के गवर्नर को ऑपरेशन में हाथ बटाने के लिए लाता है, जिसे सर्जरी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। फिर पाकिस्तान में अपने सर्जन से वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होकर धीरे धीरे ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। इधर मार्सिला अपने गाड़ी का फेक एक्सीडेंट करके उसमें प्रोफेसर का कुछ खून और उसके सबूत को छोड़ देता है। इधर उस गाड़ी का पीछा कर रही पुलिस को ये लगे कि प्रोफेसर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो जख्मी हालत में अपने पैरों पर भाग रहा है। फिर मार्सिला प्रोफेसर के पास यानी उसी फार्म हाउस में जाता है जहाँ प्रोफेसर पुलिस वालों से बचने के लिए छिप रखा था। फिर दोनों उस काले सांड से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बैंक ऑफ स्पेन में उस सर्जेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ऑपरेशन के लिए O नेगेटिव और A नेगेटिव खून की जरूरत पड़ती है। मोनिका और डेनवर होस्टेजों के पास जाकर पूछते हैं कि उनमें से किनका ब्लड मैच करता है। थोड़े डराने धमकाने के बाद कुछ होस्टेज तैयार होते हैं, जिसमें आर्तुरो भी शामिल होता है। पर आर्तुरो का ब्लड चेक करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि उसका ब्लड तो A पॉजिटिव है, जिस पर डेनवर को काफी गुस्सा आता है और वो आर्तुरो की पिटाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से नैरोबी की जान भी जा सकती थी। इधर उस पाकिस्तान सर्जन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोफेसर के आदमी नैरोबी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। सर्जन उन्हें बताता है कि गोली की वजह से लंग्स का निचला हिस्सा खराब हो चुका है, इसलिए अगर उस लंग्स के निचले हिस्से को काटा नहीं गया तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। पर इसी दौरान CNI की टीम बैंक के अंदर से आ रही स्ट्रॉन्ग सिग्नल को डिटेक्ट कर लेती है और वो फिर उस एरिया के पूरे इंटरनेट को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे बैंक के अंदर सर्जेंट और प्रोफेसर के टीम का वीडियो कनेक्शन टूट जाता है। पाकिस्तानी सर्जन से कनेक्शन टूटने के बाद टोक्यो उसके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार नैरोबी का ऑपरेशन करना शुरू कर देती है और अपना सारा फोकस लगाते हुए उस ऑपरेशन में कामयाब भी हो जाती है, यानी कि उसके सीने में लगी उस गोली को और उसके इन्फेक्टेड पार्ट को निकाल लेती है। वहीं दूसरी ओर पलेर्मो के साथियों ने उसे टीम के इंचार्ज से हटा दिया था और इसी वजह से उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकड़ी होती है, यानी कि वो अपने साथियों से इसका बदला लेने के लिए सोच रहा होता है। इधर प्रोफेसर और मार्सिला उस फार्म से निकलकर अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां से अपनी बाइक को लेकर पुलिस वालों से बचने के लिए मेन रास्ते को छोड़कर कच्चे रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं। इधर बैंक में पलेर्मो अपने चेहरे पर लगे घाव को अपने ही एक साथी होस्टेज से साफ करवा रहा होता है और कुछ हमदर्दी दिखाकर उसके साथ अपनी केमिस्ट्री को शुरू कर देता है। इसी दौरान रियो वहां पहुंचता है और आर्तुरो की इस बिगड़ी हालत को देखकर डेनवर से बोलता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। पर डेनवर उल्टा रियो पर ही भड़क पड़ता है और कहता है कि तुम उस टॉर्चर की वजह से पूरे तरह से बदल गए हो, क्योंकि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ अपनी जान दांव पर लगाकर आए थे, तुमने उसी से अपना ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर रियो काफी डिप्रेस्ड होता है और कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। इधर पलेर्मो को इंचार्ज से हटाए जाने के बाद वो बिल्कुल पागल हो जाता है और उस गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लेकर बैंक से बाहर जाने का मन बनाता है, ये सोच के कि उसे इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बदले आजादी मिलेगी। पर टोक्यो उसे अपने बंदूक से रोकने की कोशिश करती है, पर पलेर्मो इस बात से नजरअंदाज करते हुए बैंक के मेन गेट की ओर आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ हेलसिंकी पहुँचता है और पलेर्मो को इमोशनली ब्लैकमेल कर किसी तरह से रोक लेता है। फिर टोक्यो प्रोफेसर को कॉल करके कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की बात को कहती है, पर प्रोफेसर उस पर भड़कते हुए कहता है कि उसके कंट्रोल को हाथ में लेने से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पलेर्मो एक ऐसा इंसान है जिसके पास बैंक से निकलने का सारा प्लान है। और वो ये भी कहता है कि पलेर्मो के बिना कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल सकता और वो आगे किसी और को खोना नहीं चाहता है। प्रोफेसर इतना बोलकर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने मान लिया था कि रकेल को उसने हमेशा के लिए खो दिया है। पर टोक्यो प्रोफेसर से रकेल के बारे में डिटेल में पूछती है। प्रोफेसर की सारी बातें सुनने के बाद टोक्यो सारा माजरा समझ जाती है और प्रोफेसर को कहती है कि गोली चलने की आवाज सिर्फ उसने फोन पर सुना है, क्योंकि अगर अब तक वो मारी गई होती तो इसका न्यूज जरूर मीडिया में दिखाया जाता, यानी कि हो सकता है कि ये पुलिस वालों का हमें कमजोर बनाने की एक चाल हो। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रोफेसर की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो अब समझ चुका था कि एलिसिया ने हमारे ही गेम को हमारे ऊपर खेला है और इस वक्त हो सकता है कि पुलिस वाले रकेल से अपनी पूछताछ में लगे होंगे। ये सारी बातें प्रोफेसर अपने साथी मार्सिला को बताता है कि रकेल अभी भी जिंदा है और वो अभी मैड्रिड शहर में बैंक ऑफ स्पेन के बाहर पुलिस टेंट में हो सकती है। पर मार्सिला प्रोफेसर को वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बंदा प्लान का बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वो प्रोफेसर से कहता है कि वहाँ हमारा जाना खतरे से खाली नहीं होगा, पर प्रोफेसर उसे समझाते हुए बताता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर उसे कोई भी धोखा दे सकता है, यानी कि हो सकता है कि रकेल अपनी माँ बाप के हिफाजत के चक्कर में सारा प्लान पुलिस के सामने बक दे। फिर दोनों रकेल के जिंदा होने के सबूत को ढूंढने के लिए प्रोटेस्टर की भेस में बैंक ऑफ स्पेन के बाहर पहुंचते हैं और अपनी शेरलॉक होम्स वाली दिमाग लगाकर सबूत को ढूंढना शुरू कर देता है।
वहाँ उसे 3 साइन मिलते हैं। पहला वो वैन जो कि नेशनल पुलिस ऑफ होवेल्वा की होती है और होवेल्वा वही जगह होती है जहाँ रकेल को मौत के घाट उतारा गया था। दूसरा एंजल, क्योंकि एंजल भी उस समय उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे लगा था और यदि रकेल अब तक मर गई होती तो उसका दोस्त एंजल इस तरह से नॉर्मल नहीं होता। तीसरा खुद एलिसिया सियारा, क्योंकि उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल इंटेरोगेशन के मूड में है। ये सारी बातें प्रोफेसर को समझने पर मजबूर कर रही थी कि रकेल अभी भी जिंदा है, पर उसे अभी भी एक पक्का वाला सबूत चाहिए था ताकि वो पूरी तरह से कंफर्म हो सके और आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग शुरू कर सके। दूसरी तरफ एलिसिया रकेल के साथ अपना इंटेरोगेशन शुरू कर देती है। वह रकेल के इमोशन के साथ खेलते हुए कहती है कि क्या तुम वाकई में अपने प्यार के चलते अपनी बूढ़ी माँ और बेटी को छोड़कर पूरी जिंदगी जेल में सरना चाहती हो। और कुछ इस तरह से एलिसिया रकेल और प्रोफेसर के बीच डिवाइड एंड रूल की वही दाव चलने की कोशिश करती है जो उसने पहले भी कर चुकी थी। पर उसके लाख भड़काने के बावजूद भी रकेल टस से मस नहीं होती है और उसे प्रोफेसर के पते के बारे में नहीं बताती है। उसी वक्त सीएनआई का एक ऑफिसर कर्नल तमायो से बोलता है कि हम इस तरह से रकेल के अरेस्ट के न्यूज को सीक्रेट रखकर उससे पूछताछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। पर कर्नल तमायो अपनी पोस्ट का धौंस दिखाते हुए उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर देता है। उधर टेंट के बाहर प्रोटेस्टर की भेष में प्रोफेसर की नजर उस ऑफिसर पर पड़ती है और वो ये सोचता है कि अगर वो टेंट के अंदर है तो उसे रकेल के बारे में जरूर पता होगा। और उसी रात वे दोनों उस ऑफिसर का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं और उससे रकेल के बारे में पूछने लगते हैं। पर इसी दौरान वो ऑफिसर छत से छलांग लगाकर नीचे स्विमिंग पूल में कूद जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत ठीक उसी जगह से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि उस ऑफिसर के स्विमिंग पूल में कूदने के बाद प्रोफेसर और मार्सिला उसे नीचे जाकर पूल में डूबने से बचाते हैं और फिर उसे ऊपर लाकर अपने लिए काम करने का ऑफर देते हैं। इसके बदले में प्रोफेसर उसे 1 मिलियन यूरोज देता है और उसे ये भी बताता है कि हमने तुम्हारे पूरे घर में और तुम्हारे बीवी के गाड़ी में भी नकली बॉम्ब लगा दिए हैं, क्योंकि अगर तुम हमारा काम करते हुए पकड़े भी गए तो ये बॉम्ब तुम्हारे लिए ढाल का काम करेगी। लोग बस यही सोचेंगे कि तुमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब किया है। पर वो ऑफिसर उनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि हम ये नकली बॉम्ब की जगह असली बॉम्ब भी लगा सकते हैं, इसलिए तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि तुम्हें पैसे और इस ढाल के साथ काम करना है या उस औरत के साथ जो लोगों को इनलीगली अरेस्ट करके टॉर्चर करती है। इसके बाद वो ऑफिसर सारा कुछ उगलना शुरू कर देता है। जब प्रोफेसर को रकेल के जिंदा होने की बात के बारे में पता चलता है तो वो उस ऑफिसर को एक घड़ी देता है और कहता है कि तुम इस घड़ी को रकेल के सामने ले जाना। इसे देखते ही वो समझ जाएगी कि मुझे उसके जिंदा होने की बात के बारे में पता है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में डेनिवर मोनिका के लिए अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक सोने का चेन बनाकर उसे देने के लिए जाता है और मोनिका और रियो को एक दूसरे के करीब देखकर वो वहां से लौट जाता है। वहीं बोगोटा नायरोबी के लिए एक खास तरह का व्हील चेयर बनाकर लाता है क्योंकि वो बंदा नायरोबी से मन ही मन प्यार करने लगा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस हाइस्ट के दौरान रकेल ने अपनी माँ को फिलीपींस में कॉल किया था और उसके बाद उस फोन को माइक्रोवेव में जला दिया था, ये सोच के कि ये वैन पकड़े जाने के बाद भी पुलिस को कभी कोई सबूत हाथ न लगे। पर इधर रकेल से पूछताछ करने के दौरान एलिसिया को सब उसी वैन पर जाता है जो कि उन्हें प्रोफेसर और रकेल का पीछा करने के दौरान उसी जंगल में मिला था। वो रकेल से कहती है कि मुझे उस वैन में कोई ऐसा सबूत जरूर मिलेगा जिसके जरिए मैं तुम्हारे बूढ़ी माँ और बेटी तक पहुँच सकूँ। इसलिए वो रकेल के सामने एक ऑफर रखती है कि वैन में जो भी सबूत मिलेगा जिसके जरिए तुम्हारे माँ और बेटी तक पहुंचा जा सके वो उस सबूत को मिटा देगी, पर बदले में उसे अपने आशिक प्रोफेसर का पता बताना होगा। पर रकेल उल्टा एलिसिया को ये बोलकर चुप करा देती है कि वो अपने जोश और जुनून को यूं जाया ना करे क्योंकि ये डिलीवरी के टाइम काम आ सकते हैं। उसी वक्त प्रोफेसर का भेजा वही ऑफिसर एलिसिया को कॉफी देने के बहाने इन्वेस्टिगेशन रूम में जाने की कोशिश करता है, पर कर्नल तमायो उसे ये बोल के रोक लेता है कि एलिसिया रकेल से पूछताछ में लगी है, इसलिए इस वक्त उसके पास कोई भी नहीं जा सकता। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में टोक्यो ने कंट्रोल को हाथ में लेने के बाद पलेर्मो को उसी वक्त बैंक के सिक्योरिटी गार्ड के साथ बांध दिया था। फिर पलेर्मो उसी सिक्योरिटी गार्ड को अपनी पट्टी पढ़ाना शुरू करता है कि उसके आदमियों और पुलिस के बीच हुई झड़प से पुलिस अभी बिल्कुल शांत बैठी है और वो अभी कुछ समय तक कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले हैं। पर अगर तुम चाहो तो बैंक के अंदर रहते हुए प्रोफेसर के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हो। फिर पलेर्मो उसे हथकड़ी से अपने हाथ को निकालने की एक टेक्निक को बताता है कि अपनी अंगूठे की हड्डी को डिसलोकेट कर अपने हाथ को हथकड़ी से निकाल सकते हो और ये काम तुम्हें रियो के पहरा देने के दौरान ही करना होगा।
अगर तुम उसके सामने से भागोगे भी तो वो तुम पर गोलियां नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसकी पूरी तरह से फट चुकी है, यानी कि वो बंदा बिल्कुल डिप्रेशन में है। बैंक के बाहर उस वैन की जांच करने के लिए रकेल के एक्स हस्बैंड एल्बर्टो और उसकी टीम को बुलाया जाता है। वहाँ उन्हें वैन की जांच करने के दौरान एक सबूत हाथ लग ही जाता है, यानी कि वो सिम कार्ड जिसे रकेल ने अपनी माँ से बात करने के बाद फोन सही थी माइक्रोवेव में जला दिया था। अब पुलिस के पास एक ऐसा सबूत था जिसके जरिए वे लोग रकेल की बूढ़ी माँ और उसकी बेटी तक पहुँच सकते थे और उनके जरिए रकेल को ब्लैकमेल कर उसे प्रोफेसर और उसके सारे प्लान के बारे में सभी चीजें उगलवा सकते थे। पर कर्नल तमायो को पता नहीं क्यों ये लगता है कि प्रोफेसर ने जानबूझकर ये सबूत छोड़ा है ताकि वो हमें गुमराह कर सके, जिस पर एल्बर्टो उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि सिम कार्ड के बारे में उसने काफी रिसर्च किया है, जिससे उसे ये पता लगा है कि ये सिम कार्ड को खरीदने के बाद से मात्र एक बार कॉल किया गया है और वो भी फिलीपींस में, यानी कि हो सकता है कि रकेल की फैमिली उसी जगह पर हो और यहीं से प्रोफेसर की एक और बार उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये न्यूज सुनने के बाद एलिसिया भागते हुए रकेल के पास जाती है और उसे बड़े ही एटीट्यूड के साथ वो सिम कार्ड दिखाते हुए कहती है कि जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे माँ और बेटी के बारे में जल्द ही पता लगा लूंगी, और वो घड़ी अब आ चुकी है। ये सारी बातें वो पुलिस ऑफिसर भी सुन लेता है और वो बाहर जाकर एक टेलीफोन बूथ से प्रोफेसर को कॉल कर सारी बातें बताता है। फिर प्रोफेसर उसे कहता है कि अब तुम्हें किसी भी कीमत पर रकेल के पास जाना होगा और उसे वो घड़ी दिखानी होगी। इसके बाद प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन में टोक्यो को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे पलेर्मो को जाकर उसका एक मैसेज देना होगा कि रकेल अभी भी जिंदा है और उसे रकेल को वहां से निकालने के बारे में प्लानिंग करनी होगी। पर टोक्यो उसके पास जाने से मना करती है और कहती है कि वो बंदा एक साइको है, वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा। पर प्रोफेसर उसे समझाते हुए कहता है कि हमें पलेर्मो को प्लान के प्यार में फंसाना होगा, उसमें चाहे कितना भी ईगो भरा हो वो सभी को धोखा दे सकता है, पर वो अपने प्लान को फेल होता हुआ नहीं देख सकता। फिर टोक्यो जाकर ये बातें पलेर्मो को बताती है, पर वो बंदा उल्टा उसी पर अपना ईगो दिखाना शुरू कर देता है। इधर टेंट के अंदर एलिसिया दोबारा से रकेल को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, पर इस बार उसे पता था कि इस ब्लैकमेल से उसे कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि उसके पास अच्छा सबूत जो हाथ लग गया था। वो रकेल के सामने एक नया ऑफर रखती है कि अगर तुमने हमें प्रोफेसर और उसके प्लान के बारे में बता दिया तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, क्योंकि तुम ऑफिशियली अरेस्ट नहीं हुई थी, यानी कि तुम्हारे अरेस्ट के बारे में हमारे सिवा किसी और को पता नहीं है। और फिर एलिसिया रकेल को अपनी माँ के पास फोन करके उन्हें एक सेफ प्लेस पे भेजने के लिए कहती है ताकि पुलिस कभी भी उनके पीछे न जा सके। और इस तरह एलिसिया का वो दांवपेच कामयाब होता दिखने लगता है। अब रकेल को कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता है और वो फोन उठाकर अपनी माँ को फोन लगाने लगती है, पर इसी दौरान वो ऑफिसर रकेल को कॉफी देने के बहाने वहाँ पहुँचता है। रकेल उस घड़ी को देखकर सारा कुछ समझ जाती है और फिर वो अपना इरादा बदल लेती है। दूसरी तरफ टोक्यो और डेनिमिर बहुत समय से रियो और मोनिका को एक साथ देख रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। इन सभी चीजों पर पलेर्मो की नजर होती है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को दोबारा उकसाने की कोशिश करता है कि इस समय सिर्फ रियो पहरेदारी पर है और यहाँ से भागने के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। पलेर्मो के बताए उस टेक्निक के अनुसार वो सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ को हथकड़ी से निकाल लेता है और वहाँ से भागने लगता है। बंदूक होने के बावजूद भी रियो उसे रोक नहीं पाता है और डिप्रेशन की वजह से उसकी धड़कनें तेज होने लगती है। वहीं दूसरी ओर नैरोबी होश में आने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस एपिसोड में 3 चीजें ऐसी होती है जो साथ चल रही होती है, पर मैं तीनों को बारी बारी से एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सीन की, जिसकी शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से। दरअसल ये फ्लैशबैक सीन उस समय का होता है जब प्रोफेसर बर्लिन और पलेर्मो बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट की प्लानिंग कर रहे थे। तभी उनके सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें ये जानना बहुत जरूरी था कि बैंक ऑफ स्पेन के हाइस्ट के दौरान बैंक के सिक्योरिटी गार्ड का रिएक्शन क्या होगा, यानी कि गार्ड उस वक्त क्या करेंगे, वो कितनी देर में गवर्नर को सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका पोजीशन क्या होगा। इन सभी चीजों को आजमाने के लिए बर्लिन स्पेन के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर की आइडेंटिटी चुराकर बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर से मिलने जाता है और उसे ये बताता है कि उसके रिसर्च के अनुसार फ्यूचर में बहुत जल्द रिसेशन यानी मंदी आने वाला है, जो कि 2008 के रिसेशन से भी बहुत बड़ा होगा। गवर्नर के द्वारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछने पर बर्लिन उसे ये एडवाइस देता है कि बैंक के ज्यादातर पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा चीज है जिसका प्राइस लगातार बढ़ते रहता है। यानी कि इन्हीं के कहने पर गवर्नर ने बैंक के बेसमेंट वाली तिजोरी को गोल्ड से भर दिया था और अब वही लोग इस गोल्ड को चुराने वाले थे। तभी बर्लिन बैंक में गैस लीकेज से धमाका करवाता है ताकि वो बैंक के सिक्योरिटी का रिएक्शन पता कर सके
और फिर बर्लिन को ये पता चलता है कि बैंक की सिक्योरिटी तो बहुत ही टाइट है, उनके पास किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हर तरह के हथियार है। और बैंक के पूरी सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा होता है वही गांधिया, जो प्रेजेंट टाइम में रियो के कैद से भाग चुका था। यानी कि गांधिया उस हाइस्ट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता था। इसलिए बर्लिन वहां से लौटकर प्रोफेसर को ये कहता है कि अगर हमें इस हाइस्ट में सक्सेसफुल होना है तो इस बंदे को मारना होगा, क्योंकि ये पहले स्पेशल फोर्सेस में रह चुका है और ये बहुत ही वेल ट्रेंड है। अगर हमने इसे नहीं मारा तो उस हाइस्ट के दौरान इसे मौका मिलने पर ये हम में से किसी को जरूर मार देगा। पर प्रोफेसर उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि हमारे प्रोटोकॉल्स में किसी का भी जान लेना नहीं लिखा है, हम उस हाइस्ट को शुरू होने से पहले ही इसे अलग कर देंगे। अब चलते हैं दूसरे सीन की तरफ, यानी प्रेजेंट टाइम में, जहां गांधी उस कैद से भागने के बाद प्रोफेसर के लिए एक सिरदर्द बन चुका था। मतलब कि बर्लिन की कहीं वो बात सच होती दिख रही थी। अब प्रोफेसर के आदमियों पर कहीं से भी हमला हो सकता था, बैंक के अंदर से भी और बैंक के बाहर से भी, और यहीं से एक इंटेंस फाइट की शुरुआत होती है। गांधिया वहां से निकलकर सीधा नायरोबी के पास जाता है, जो कि अभी अभी होश में आई थी। गांधिया उसे अकेला देख मारने की कोशिश करता है, पर नायरोबी किसी तरह इंजेक्शन से हमला कर अपने आप को बचा लेती है। उसी समय टोक्यो, हेलसिंकी और बोगोटा वहां पहुंचते हैं, पर गांधिया उनके आने से पहले ही वहां से निकलकर बैंक में कहीं छुप जाता है। जब गांधिया के भागने की बात प्रोफेसर और उसके आदमियों को पता चलता है तो वो रियो पर अपना खूब गुस्सा दिखाते हैं कि तुम उस गांधिया के साथ मिले हुए हो, इसलिए तुमने उसे भागने दिया। प्रोफेसर इन सभी चीजों को देख रहा होता है। वो अपने आदमियों को कहता है कि इसमें रियो की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके साथ हुए उस टॉर्चर से वो इस सिचुएशन के लिए मेंटली फिट नहीं है। फिर प्रोफेसर अपने आदमियों को आगे की प्लानिंग के बारे में बताता है कि अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, उन्हें दोनों तरफ से खतरा है, बैंक के अंदर से भी और बैंक के बाहर से भी। पर तुम्हें बैंक के अंदर की सिचुएशन को संभालना होगा, यानी कि तुम्हें उस गांधिया को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। और फिर प्रोफेसर ये भी कहता है कि गांधिया एक हाईली ट्रेंड ऑफिसर है और एक हत्यारा किस्म का इंसान है, इसलिए अपने बचाव में उसके साथ जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और टोक्यो पूछती है कि बाहर के सिचुएशन का क्या, अगर बाहर से भी पुलिस वालों ने हमला कर दिया तो वो क्या करेंगे। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि बाहर की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसे अच्छी तरह से मालूम है। अब बात करते हैं तीसरे सीन के बारे में, जहाँ पर एलिसिया अभी भी रकेल को मेंटली टॉर्चर कर रही होती है। तभी एलिसिया के पास प्रोफेसर का कॉल आता है। बातें करने के दौरान प्रोफेसर उसे ये बताता है कि अगर वो बैंक के ऊपर दोबारा हमला करने की सोच रही है तो ये बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो रकेल के झूठे मौत और उसके साथ हो रहे इलीगल मेंटली टॉर्चर को पूरे पब्लिक और कोर्ट के सामने रिलीज कर देगा, और उसके पास इन सभी चीजों का सबूत भी है। ये सारी बातें सुनकर एलिसिया और उसकी पूरी टीम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये सीक्रेट न्यूज प्रोफेसर को कैसे पता लगा। फिर प्रोफेसर उसे होस्टेजो और रॉबर्ट्स के लिए खाना और ढेर सारे बियर की बोतलें अरेंज करने के लिए कहता है। एलिसिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है और वो इस समझौते को स्वीकार कर लेती है। इन सभी तीनों सीन के अलावा कुछ ऐसे सीन भी होते हैं जो हमारे लिए काफी इरिटेटिंग है। वेल, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, वो है आर्तुरो। ये बंदा ऐसा है जिसे सीजन 1 से ही सभी लोग नफरत करते होंगे, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। नाउ बैक टू द पॉइंट। आर्तुरो अपने ही एक साथी होस्टेज को अकेला पाकर उसे नींद की गोलियां देकर उसके साथ फायदा उठाने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये सीन तो कट हो जाता है, इसलिए वो अपने इस इरादे में कामयाब होता है या नहीं ये आपको शायद आगे या अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ गांधिया वहां से निकलकर बैंक के बेसमेंट में पहुंचता है और बैंक के सारे सीसीटीवी कनेक्शन को काट देता है। यानी अब बैंक में जो कुछ भी होगा प्रोफेसर उन सभी चीजों को नहीं देख पाएगा। फिर वो एक सीक्रेट रास्ते के जरिए बैंक के अंदर ही एक पैनिक रूम में जाता है, जहां मौजूद होता है एक सर्विलांस सिस्टम और ढेर सारा गोला बारूद। अब गांधिया उस सर्विलांस सिस्टम की मदद से बैंक में हो रहे हर मूवमेंट पर नजर रख सकता था, और साथ ही उस सिक्योर लाइन से बैंक के बाहर कमांड सेंटर से कनेक्ट भी हो सकता था। फिर वो सिक्योर लाइन से सीएनआई में कॉल करता है और कर्नल तमायो को बैंक के अंदर हो रही सभी चीजों के बारे में बताता है, जिस पर कर्नल तमायो उसे ये कहता है कि अभी तो हम बाहर से उन रॉबर्स पर हमला नहीं कर सकते हैं, पर तुम चाहो तो अंदर रहते हुए उनको मार सकते हो, क्योंकि तुम ये जो कुछ भी करोगे अपनी हिफाजत के लिए करोगे, जिस पे कोर्ट तुम्हें किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकती। कर्नल की ये सारी बात वो ऑफिसर भी सुन लेता है और सीधा जाकर प्रोफेसर को सारी बातें बताता है कि कर्नल ने गांधिया को सभी रॉबर्स को मारने के लिए बोला है और अभी शायद वो किसी पैनिक रूम में है। प्रोफेसर फिर जल्दी से जाकर ये सारी बातें टोक्यो को बताता है, पर गांधिया वहां आकर अपने बंदूक से टोक्यो के सर के ऊपर मारता है, जिससे टोक्यो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत भी एक फ्लैशबैक सीन से ही होती है।
बट ये फ्लैशबैक किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नहीं, बल्कि हाइस्ट के न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए है, जहां में दिखाया जाता है कि मास्को और डेनिवर प्रोफेसर को अपने एक रिलेटिव को हाइस्ट में शामिल करने के लिए कहते हैं। पहले तो प्रोफेसर मना कर देता है, पर बर्लिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि रॉयल मिंट ऑफ स्पेन बहुत बड़ा है और हमारे आदमी बहुत कम है, इसलिए हमें कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो होस्टेजों के भेष में उनके बीच रह सके और उनके बीच की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता रहे, ताकि कोई भी होस्टेज बगावत ना कर सके। प्रोफेसर उसकी बात को तो मान लेता है, पर मास्को के उस रिलेटिव को अपनी पहली डकैती में शामिल नहीं करता है, जिसका खामियाजा प्रोफेसर पहले भुगत चुका था। और आपने रॉयल मिंट ऑफ स्पेन की हाइस्ट के दौरान तो देखा ही होगा कि कुछ होस्टेज कैसे बगावत पर उतर आए थे और उस रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से भाग निकले थे। अब प्रोफेसर इस दूसरी चोरी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उस मास्को के रिलेटिव को अपनी दूसरी चोरी में शामिल कर लेता है, जिसका नाम होता है जूलिया। और यही जूलिया प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर के मोहरे की तरह उन होस्टेजों के बीच मौजूद होती है और सभी होस्टेजों पर छुपकर नजर रख रही होती है। दूसरी तरफ गांदिया टोक्यो को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे उसी पैनिक रूम में लाकर बांध देता है और उसे कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त मार सकता हूँ, पर मुझे तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना है। तुम्हें ढूंढने तुम्हारे साथी जरूर आएंगे और मैं उन्हें एक एक करके अपनी जाल में फंसाता रहूंगा। फिर गांदिया उस सिक्योर लाइन के जरिए सभी रोबोट्स को ये बताता है कि उनका एक साथी टोक्यो उसके कब्जे में है और वो पेलेर्मो के बताई उस तरकीब के कारण ही वहाँ से भाग पाया। और साथ ही होस्टेजों को ये भी बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो सभी को बहुत जल्द वहाँ से निकाल लेगा। ये सारी बात सुनने के बाद प्रोफेसर के आदमी पेलेर्मो को वहाँ से एक दूसरे रूम में ले जाते हैं और प्रोफेसर को कॉल करके ये सारी बातें बताते हैं। प्रोफेसर के द्वारा इसका कारण पूछने पर पेलेर्मो उसे ये बताता है कि टोक्यो ने मेरी गद्दी छीन ली थी, इसलिए उसे ये सब करना पड़ा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ उसकी गद्दी और प्लान ही मायने रखता है। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे चलते आज उसकी पूरी टीम खतरे में है, इसलिए तुम अब इंचार्ज तो बन नहीं सकते, पर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम्हें इस समय अपनी टीम के साथ मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। यानी यहाँ से एक चीज तो साफ हो चुकी है कि इस बंदे में ईगो प्रॉब्लम है। इसने बस अपनी गद्दी को पाने के लिए अपनी सभी साथियों की जान खतरे में डाल दी। आगे चलते हैं। उसी वक्त जूलिया अपनी तबीयत का बहाना बनाकर अपने कजिन डेनिवर से मिलती है और उसे कहती है कि वो उन होस्टेजों के बीच रहकर पक चुकी है, इसलिए वो भी अब बाकी रॉबर्ट्स की तरह काम करना चाहती है। पर डेनिवर उसे ये कह के मना कर देता है कि प्रोफेसर ने उसे बस होस्टेजों के बीच रहकर उन पर नजर रखने के लिए बोला है। दूसरी तरफ प्रोफेसर के आदेश के अनुसार उसके सभी आदमी सारे होस्टेजों को लॉबी से निकालकर ऊपर लाइब्रेरी में शिफ्ट कर रहे होते हैं, ताकि वो गांदिया से बिल्कुल सेफ रहे। और साथ ही बोगोटा भी नायरोबी के सेफ्टी के लिए उसे व्हील चेयर पर बिठाकर लाइब्रेरी में ले जा रहा होता है। पर नायरोबी उसे ये कहती है कि वो बेसमेंट में जाकर वहाँ के काम को देखना चाहती है। ये बेसमेंट वही जगह होती है जहाँ पर गोल्ड से भरी वो तिजोरी होती है और वहीं पे उस गोल्ड को पिघलाने का काम चल रहा होता है। नायरोबी बोगोटा के साथ जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ काम कर रहे उसके आदमी गांदिया के कैद से भागने की बात को लेकर बहुत डरे हुए हैं। फिर नायरोबी उन सभी लोगों के जोश को बढ़ाती है और फिर वो बोगोटा के साथ लिफ्ट के जरिए वहाँ से लौटने लगती है। अब बात करते हैं आर्तुरो की। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि आर्तुरो ने अपने ही एक साथी होस्टेज को नींद की गोलियां खिलाकर उसका फायदा उठाने का कोशिश किया था और वो अपने इस नापाक इरादे में कामयाब भी हो जाता है। उस होस्टेज को लड़खड़ाते देख मोनिका उससे इसका हाल पूछती है, जिस पर वो बताती है कि आर्तुरो ने उसे खाने के लिए कुछ गोलियां दी थी और तभी से उसे चक्कर आ रहे हैं। इसके बाद वो बंदा अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल जाता है और फिर इसकी नजर डेनिवर की कजिन जूलिया पर पड़ती है। अगर ये बंदा कितना नीचे गिरेगा। दूसरी तरफ गांदिया प्रोफेसर के आदमियों को मारने के लिए उस पैनिक रूम से बाहर निकलता है और चोरी छुपे जाकर रियो और डेनिवर के लिफ्ट में बॉम्ब फेंक देता है। पर ये दोनों अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके अपनी बुलेट प्रूफ और जैकेट को बॉम्ब के ऊपर रखकर किसी तरह से बच जाते हैं। बॉम्ब की आवाज सुनकर प्रोफेसर के बाकी आदमी भी रियो और डेनिवर को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और फिर गांदिया और उनके बीच एक जबरदस्त गोलीबारी वाली फाइट होती है। मोनिका उसका ध्यान भटकाने के लिए गांदिया के पीछे से उस पर गोलियां चलाती है, पर गांदिया चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी प्रोफेसर के आदमियों पर भारी पड़ने लगता है। फिर वो मौका देखकर वहां से निकलकर एक दूसरे रूम के एसी वेंटिलेटर में छुप जाता है और फिर प्रोफेसर के आदमी दोबारा उसकी तलाश में लग जाते हैं। यानी ये चोरी पहले वाली चोरी की तरह आसान नहीं होने वाली है, जहाँ कई लोगों की जान दांव पर लगी होती है। पर हमें अपने मास्टरमाइंड प्रोफेसर पर पूरा भरोसा है, वो इस सिचुएशन को किसी भी तरह हैंडल कर ही लेगा। खैर आगे चलते हैं। गांदिया उस एसी वेंटिलेटर के जरिए नायरोबी के रूम में पहुंचता है, जहां नायरोबी बिल्कुल अकेली होती है। फिर वो नायरोबी को अपने कब्जे में ले लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।
एपिसोड 6 की शुरुआत ठीक इसी जगह से होती है। प्रोफेसर के आदमियों को समझते देर नहीं लगती कि गांधी एसी वेंटिलेटर के जरिए बाथरूम में गया है जहां नायरूबी अकेली है। फिर डेनवर और रियो उसे एसी वेंटिलेटर में घुसकर उसे घेरने की कोशिश करते हैं और बाकी के आदमी बाथरूम के मेन गेट के पास पहुंचते हैं। गांधिया समझ जाता है कि उसके यहाँ से भागने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। फिर वो बंदूक की गोली से दरवाजे में एक होल करता है और नायरूबी के सर को होल से बाहर निकालकर दरवाजे के पीछे उसके हाथ और पैर को बांध देता है। फिर हेलसिंकी नायरूबी से इशारे के जरिए गांधिया का पोजीशन पता करता है और उस पर गोली चला देता है। गोली सीधा जाकर उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगती है। इस चीज से गांधिया को काफी गुस्सा आता है और वो नायरूबी के हाथ में गोली मार देता है और उसके आदमियों को कहता है कि अगर उन्होंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो अगली गोली इसके भेजे में लगेगी। इधर रियो और डेनवर एसी वेंटिलेटर से उस बाथरूम में पहुंचने की कोशिश करते हैं पर उनके जूतों की आवाज से गांधिया को उनके बारे में पता चल जाता है। फिर वो बाथरूम के शीशे को तोड़कर उस कांच के टुकड़े से उन दोनों की पोजीशन जानने की कोशिश करता है और उन पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। गोली चलता देख रियो और डेनवर अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, यानी वो बंदा अपने माइंड को यूज करके प्रोफेसर के आदमियों को उस बाथरूम में घुसने से तो फिलहाल रोक लेता है, पर आगे क्या होगा ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने सीक्रेट अड्डे पर इन सभी चीजों को लेकर काफी टेंशन में होता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब वो हर बाजी को हारने लगा है। जहां उसकी गर्लफ्रेंड रकेल पहले ही जा चुकी थी, टोक्यो भी उस पैनिक रूम में कैद थी और अब नायरूबी भी गांधिया के कब्जे में है, यानी कि उसके सभी आदमी एक एक करके उससे अलग होते जा रहे हैं। फिर प्रोफेसर के बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बैंक के ब्लूप्रिंट के जरिए पैनिक रूम का पता लगा लेता है कि वो रूम गवर्नर के प्राइवेट वॉशरूम के पीछे है। फिर ये सारी बातें प्रोफेसर बैंक में अपने साथी पलेर्मो को बताता है। दूसरी सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां पर नायरूबी प्रोफेसर को अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए कहती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बच्चा भी प्रोफेसर जैसा मास्टरमाइंड हो। पहले तो प्रोफेसर बिल्कुल मना कर देता है पर नायरूबी उसे समझाती है कि उसे फिजिकली ऐसा करने के लिए नहीं बोल रही है बल्कि उसे बस विक्की डोनर की तरह अपने स्पर्म को डोनेट करना है। और कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद वो बंदा भी आखिर मान ही जाता है। दरअसल ये फ्लैशबैक सीन प्रेजेंट टाइम में नायरूबी के दिमाग में चल रहा होता है क्योंकि उसे एहसास होने लगा था कि शायद उसका ये सपना अब पूरा नहीं होने वाला है। इधर लाइब्रेरी में आर्तुरो चुपके से गवर्नर के पास जाता है और कहता है कि इस समय इन रॉबर्ट्स की फटी पड़ी है और आप बैंक के गवर्नर हैं, इसलिए आपको हमारा जिम्मा उठाना होगा और उसे यहाँ से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। फिर गवर्नर उसे ये बोलता है कि उसकी नज़र में वो एक घटिया और गिरा हुआ इंसान है जो हमेशा अपने मजे के लिए दूसरों की जान दांव पर लगा देता है। इतना सुनकर आर्तुरो की बोलती बंद हो जाती है एंड बिलीव मी यहाँ पे आर्तुरो की शक्ल देखने लायक होती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को अचानक उस फ्लाइट के बारे में कुछ चीजें ध्यान में आती है जिससे एलिसिया ने रियो को मैड्रिड शहर में लाया था। फिर वो अपने पाकिस्तान में बैठे उन हैकर के एक मेंबर को फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए कहता है कि आखिर इस फ्लाइट ने कहां से टेक ऑफ किया था। फिर ये बंदा पता लगाता है कि वो फ्लाइट अल्जीरिया के टीमी मोन के इलाके से उड़ी थी। फिर प्रोफेसर उसे उस कार का पता लगाने के लिए बोलता है जिसे रियो को उस टीमी मोन के एयरपोर्ट पर छोड़ा गया था। इसके बाद वो मार्सिला को अल्जीरिया के उसी टीमी मोन वाले इलाके में जाने को कहता है। मेरे ख्याल से शायद प्रोफेसर उस जगह को ढूंढना चाहता था जहां पर रियो को टॉर्चर करने के लिए रखा गया था ताकि वो उस जगह का पता लगाकर पुलिस को ब्लैकमेल कर सके। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में एक लेडी होस्टेज आर्तुरो को बताती है कि उसने नायरूबी की देखभाल के दौरान उसके फोन को चुरा लिया था। ये वही फोन होता है जिससे एलिसिया और नायरूबी के बीच उसके बेटे को लेकर बातें हुई थी। फिर आर्तुरो उस फोन को लेकर एक दूसरे होस्टेज के हाथों में थमा देता है और कहता है कि तुम्हें इस फोन के जरिए कॉल हिस्ट्री में जितने भी नंबर हैं उसे कॉल करना है क्योंकि ये रॉबर्ट्स मुझ पर तो शक कर सकते हैं पर तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। आर्तुरो के कहने पर वो बंदा पहले नंबर पर फोन लगाता है और वो कॉल सीधा CNI में कनेक्ट होता है। फोन चालू रखकर आर्तुरो उन्हें चुपके से अंदर की सिचुएशन के बारे में पुलिस को बताता है कि अभी लाइब्रेरी के हॉल में सिर्फ एक बंदा रखवाली कर रहा है और बाकी के रॉबर्स उस गांधिया से निपटने के लिए उसके पीछे गए हैं। फिर कर्नल तमायो ये डिसाइड करता है कि उन रॉबर पर हमला करने के लिए बिल्कुल सही समय हो सकता है और सारी पुलिस उन रॉबर पर हमले की प्लानिंग में लग जाते हैं। फिर एलिसिया रकेल के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम तो मुझे प्रोफेसर के बारे में सब कुछ बताने वाली थी, फिर आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ जिससे तुमने अपना इरादा बदल लिया। जिस पर रकेल कहती है कि दरअसल मैं बस तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही थी। पर एलिसिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जरूर कुछ आखिरी समय में ऐसा हुआ जिससे तुमने अपना इरादा बदल लिया। खैर वो उसका पता लगा लेगी। इधर बाथरूम में खड़ा गांधिया प्रोफेसर के आदमियों के साथ एक डील करता है
कि वो नायरोबी के सर पर बंदूक रखकर बाहर आएगा और फिर नायरोबी को सही सलामत उनके हवाले कर वहाँ से चला जाएगा। प्रोफेसर के आदमी किसी भी तरह से नायरोबी को बस बचाना चाहते थे, इसलिए उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता है और वो गांधिया के डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। डील के अनुसार गांधिया नायरोबी के सर पर बंदूक रखकर बाथरूम से बाहर आता है और नायरोबी को सही सलामत छोड़कर वहां से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो नायरोबी के सर पर एक गोली मार देता है। ये देख प्रोफेसर के आदमी उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, पर गांधिया किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है। डेनवर उसका पीछा करता है और इधर प्रोफेसर के बाकी आदमी नायरोबी के पास इकट्ठा हो जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस बैंक के अंदर प्रोफेसर के आदमियों पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तभी गांधिया का कॉल आता है। कॉल के दौरान वो कर्नल तमायो को ये बताता है कि उसने नायरोबी और टोक्यो को मार दिया है और वो दोबारा प्रोफेसर के आदमियों पर हमला करने के लिए पैनिक रूम से बाहर जा रहा है। थोड़ी देर बाद गांधिया कर्नल तमायो को ये बताता है कि वो बैंक के टेरेस पर आ चुका है क्योंकि उसके और उन रॉबर्स के बीच फाइट हो चुकी है। फिर कर्नल तमायो उसे पिक करने के लिए बैंक के टेरेस पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को भेजता है। वो हेलीकॉप्टर नीचे गांधिया की ओर एक रस्सी फेंकता है और उसी वक्त पुलिस का एक स्नाइपर एक रॉबर पर निशाना लगाकर कर्नल तमायो से गोली चलाने का परमिशन मांगता है। और इसी के साथ ये सीन तो फिलहाल यहीं कट हो जाता है। पर आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से ये मामला इतना बिगड़ गया था? इसे जानने के लिए हमें इस सिचुएशन से 45 घंटे पहले जाना होगा। तो शुरू करते हैं एपिसोड के बाद वाली स्टोरी से, जहां गांधिया नायरोबी को मारकर किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है, पर डेनवर के फेंके गए बम से बुरी तरह से घायल हो जाता है और उस पैनिक रूम में पहुंचकर बेहोश हो जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां प्रोफेसर अपने भाई बर्लिन को ये बताता है कि तुम्हारा ये हाइस्ट का प्लान एक सुसाइड है, क्योंकि तुम्हारे पास बैंक से गोल्ड निकालने का तो प्लान है पर अपने आदमियों को निकालने का कोई प्लान नहीं है। दरअसल प्रोफेसर पहले ही समझ चुका था कि ये हाइस्ट आसान नहीं होने वाला है और शायद इसी कारण से इस हाइस्ट की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी। इधर प्रोफेसर के आदमी आखिर किसी तरह उस पैनिक रूम का पता लगा लेते हैं और फिर इसकी जानकारी प्रोफेसर को देते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि नायरोबी को उस गांधिया ने मार दिया है। ये सुनते ही प्रोफेसर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसके आंखों के सामने वही नायरोबी का चेहरा घूमने लगता है, पर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए ये डिसाइड करता है कि अब वो नायरोबी के मौत का बदला पुलिस और उस गांधिया से लेगा। थोड़ी देर के बाद उस ऑफिसर की मदद से प्रोफेसर को ये पता चलता है कि पुलिस उस गांधिया के साथ मिलकर अंदर बाहर दोनों से हमला करने वाले हैं। इसीलिए प्रोफेसर दोबारा अपने आदमियों को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि पुलिस और गांधिया मिलकर हमले की तैयारी में लगे हैं, इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले उस पैनिक रूम में रखा कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करना होगा और इसके बाद उस पैनिक रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करना होगा, जिससे उस गांधिया का पूरा ध्यान दरवाजे की तरफ रहेगा और फिर कुछ लोग रूम की दूसरी तरफ से एक छोटा सा होल करके उसमें नार्कोटिक गैस को छोड़ दोगे, जिससे गांधिया बेहोश हो जाएगा और फिर हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। इसके बाद प्रोफेसर उन्हें ये भी बताता है कि किसी भी तरह अभी फिलहाल गांधिया को नहीं मारना है, क्योंकि उसे हमारे आगे की प्लानिंग के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ पुलिस की टीम बैंक के बाहरी दीवारों पर लगे बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं और फिर कर्नल तमायो हमले को शुरू करने के लिए गांधिया को कॉल लगाता है, जहां गांधिया उस पैनिक रूम में बेहोश पड़ा होता है। फोन की आवाज से वो उठता है, पर जैसे ही वो फोन को उठाने वाला होता है कि बोगोटा उसके कम्युनिकेशन सिस्टम के मेन वायर को ढूंढकर काट देता है। वायर के कटते ही पैनिक रूम में रखा सर्विलांस सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है, यानी कि अब गांधिया किसी भी तरह से बाहर सीसीटीवी की मदद से प्रोफेसर के आदमियों पर नजर नहीं रख सकता था और न ही साथ में पुलिस से कम्युनिकेट कर सकता था। इधर मार्सिला प्रोफेसर के बताए उस अल्जीरिया के टीमीमोन वाले इलाके में कुछ लोकल बंदों के साथ पहुंचता है और रियो के टॉर्चर वाली जगह को ढूंढने में लग जाता है। इधर बैंक ऑफ स्पेन में पुलिस बॉम्ब को डिफ्यूज करके बैंक के मेन गेट को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसी समय अचानक बैंक का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही प्रोफेसर पुलिस पर अपना पहला मिसाइल लॉन्च करता है, पर मिसाइल के रूप में वो नायरोबी की लाश होती है, जिसे लेकर गवर्नर के 4 बॉडीगार्ड बाहर आते हैं। ये नज़ारा देखते ही बाहर खड़ी पब्लिक में खामोशी छा जाती है और अकेल भी अपने दोस्त एंजल के कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगती है। इसके बाद प्रोफेसर फिर अपना दूसरा मिसाइल लॉन्च करता है, जिसमें वो रियो के टॉर्चर वाली वीडियो को पूरे पब्लिक और मीडिया के सामने रिलीज कर देता है। ये न्यूज पब्लिश होते ही सीएनआई के कर्नल प्रियतो जल्दीबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाता है और मीडिया में ये बताता है कि रियो की टॉर्चर वाली वीडियो और उन रॉबर्स की कही हर एक बात झूठी है और इसी तरह वो धीरे धीरे प्रोफेसर के बिछाए जाल में फंसने लगता है।
फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोफेसर एक और वीडियो पब्लिश करता है जिसमें एक बंदा ये कहता है कि कर्नल प्रियतो ने उसे रियो को टॉर्चर करने के लिए 2 लाख यूरोज दिए थे और साथ ही में प्रोफेसर उसके बीच हुए मेल्स को भी लीक कर देता है। ये सारी वीडियोज और इन्फॉर्मेशन देखकर मीडिया उस पर सवाल करने लगती है और इसी तरह कर्नल प्रियतो प्रोफेसर के जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। इधर टेंट में मौजूद कर्नल तमायो भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है और वो इन सभी से बचने के लिए सारा इल्जाम एलिसिया पर डाल देता है। एलिसिया को इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि प्रोफेसर ने एलिसिया और उस बंदे के बीच हुए मेल्स को भी लीक किए होते हैं। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में वो लेडी होस्टेस जब दवाई के असर से बाहर आती है तो वो आर्तुरो के ऊपर रेप का इल्जाम लगा देती है, जिसपे आर्तुरो कहता है कि ये झूठ है, हो सकता है कि उसने रेप वाला एक गंदा सपना देखा होगा। पर आर्तुरो को पता होता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। इधर गांदिया की हालत कुछ ठीक नहीं होती है। दरअसल बॉम्ब फटने के दौरान बॉम्ब के कुछ टुकड़े उसके पीठ में घुस गए थे और इसी वजह से उसका बॉडी ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। इसी दौरान प्रोफेसर के आदमी पैनिक रूम का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। ये सब देखकर गांदिया को टोक्यो का हेल्प लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो टोक्यो के हाथों को खोलकर उसके ऊपर बंदूक रखकर उस बॉम्ब के टुकड़े को निकालने के लिए कहता है। फिर टोक्यो उसके कहने के अनुसार बॉम्ब के टुकड़े को एक एक करके निकालने लगती है पर उसके गर्दन पर लगे एक बड़े से बॉम्ब के टुकड़े के ऊपर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर यो दीवार में खोल कर कैमरे की मदद से अंदर देखता है तो पाता है कि गांदिया बेहोश पड़ा है। फिर वो अपने आदमियों को अंदर घुसने के लिए बोलता है। अंदर पहुंचकर प्रोफेसर के आदमी गांदिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस तरह से टोक्यो आजाद हो जाती है। पर जब उसे नैरोबी के मौत के बारे में पता चलता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने कुछ स्पेशल टीम के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग शुरू करता है। दरअसल वो अपने आगे की प्लानिंग में अपने गर्लफ्रेंड रकेल को पुलिस के चुंगल से छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो पब्लिक के सामने एक और वीडियो रिलीज करता है जिसमें वो बताता है कि रकेल को पुलिस ने इलीगली अरेस्ट कर बैंक के बाहर टेंट में रखे हुए है और उसे बुरी तरीके से इंटेरोगेट कर रही है और साथ ही में वो सारे सबूत को भी पब्लिक के सामने दिखाता है। प्रोफेसर जानता था कि ये वीडियो पब्लिश होते ही इंटीरियर अफेयर वाले रकेल को लीगली अरेस्ट करेंगे और कानून के अनुसार 24 घंटों के अंदर उसे जज के सामने पेश करेंगे और इसी दौरान वो अपने स्पेशल टीम की मदद से रकेल को वहां से भगा लेगा। ये न्यूज बाहर आते ही इंटीरियर अफेयर वाले टेंट में पहुंचकर रकेल को लीगली अरेस्ट कर लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां में बर्लिन और पैलेर्मो के रिलेशनशिप के बारे में दिखाया जाता है। दरअसल बर्लिन और पैलेर्मो ये दोनों बंदे गे होते हैं। पैलेर्मो का इंटरेस्ट बर्लिन में होता है और बर्लिन भी उससे प्यार करता है, पर अब उसका इंटरेस्ट लड़कियों में होने लगा था और शायद यही कारण था कि बर्लिन अब तातियाना से शादी करना चाहता था। इसलिए वो पैलेर्मो को कहता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते और इस बैंक ऑफ स्पेन की नामुमकिन हाइस्ट की प्लानिंग को इधर ही ड्रॉप करना होगा, जैसा कि उसके भाई प्रोफेसर ने बोला था। ये बोल के बर्लिन बेचारे पैलेर्मो का दिल तोड़कर वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद पैलेर्मो अपना कंट्रोल खो देता है और बुरी तरह से टूट जाता है। ये तो थी पास्ट की स्टोरी, पर अब आते हैं प्रेजेंट में, जहां एलिसिया कर्नल तमायो के कहने पर पूरा इल्जाम अपने सर लेने के बाद पूरे मीडिया में सभी चीजें कबूल कर लेती है। पर उसी दौरान वो ये भी बताती है कि इसके लिए वो अकेली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इन सभी चीजों में उसके बॉस कर्नल तमायो और गवर्नमेंट का पूरा हाथ है, क्योंकि उसे रियो के टॉर्चर के लिए ऊपर से ऑर्डर मिले थे। टीवी पर ये न्यूज देखने के बाद कर्नल का शुगर लेवल गिरने लगता है, पर वो गवर्नमेंट की हेल्प से एलिसिया को झूठा साबित कर उसका अरेस्ट वारंट निकलवा लेता है। तो अब बात करते हैं प्रोफेसर के उस मास्टर प्लान के बारे में, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बातें की थी और इसका नाम होता है प्लान पेरिस। वैसे दोस्तों आप इस प्लान वर्ड को सुनकर पक चुके होंगे। प्रोफेसर का दिस प्लान, प्रोफेसर का दैट प्लान, बट दिस वन इज द लास्ट बिकॉज दिस वन इज द फिनाले। ओके, तो प्रोफेसर का प्लान होता है रकेल को पुलिस वाले के चुंगल से निकालना। इसके लिए वो अपनी एक स्पेशल टीम को हायर करता है जिसमें मौजूद होते हैं प्रोफेशनल माइनिंग एक्सपर्ट। प्रोफेसर जानता था कि रकेल को ऑफिशियली अरेस्ट करने के बाद पुलिस टीम उसे जज के सामने पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी, पर कोर्ट के मेन गेट के पास पब्लिक और मीडिया की भीड़ होगी, जिससे पुलिस मजबूरन पार्किंग लॉट से रकेल को कोर्ट में ले जाएंगे। यानी अब पुलिस की पूरी टीम में से रकेल के साथ कुछ पुलिस वाले ही होंगे और प्रोफेसर का प्लान रकेल को इसी पार्किंग लॉट से भगाने का होता है। उस कोर्ट के पार्किंग लॉट के बगल में एक चाइनीज रेस्टोरेंट होता है
और प्रोफेसर अपने माइनिंग एक्सपर्ट की टीम की मदद से उस चाइनीज रेस्टोरेंट की बेसमेंट से लेकर पार्किंग लॉट तक एक अंडरग्राउंड टनल खुदवाता है ताकि वो रकेल को उस टनल की मदद से वहां से निकाल सके। और अब बारी आती है इस प्लान के एक्सिक्यूशन का, जिसमें माइनिंग टीम रेस्टोरेंट के बेसमेंट में पहुंचकर टनल बनाना शुरू कर देते हैं। इधर बैंक ऑफ स्पेन में सभी आदमी गांधिया के ट्रीटमेंट में लगे होते हैं। तभी प्रोफेसर गांधिया का कंडीशन पूछने के लिए अपने साथियों को कॉल करता है। कॉल के दौरान रियो और टोक्यो प्रोफेसर से पूछते हैं कि आखिर अभी तक हमने इस गांधिया को जिंदा क्यों रखा है। इसी बीच हेलसिंकी गुस्से से अपना कंट्रोल खो बैठता है और बंदूक निकालकर गांधिया के सर पर रख देता है, पर किसी तरह पेलेर्मो उसे रोक लेता है और अपने सभी साथियों को समझाता है कि हम गांधिया की तरह हत्यारे नहीं हैं और हम कभी भी अपने होस्टेजों को नहीं मारते हैं। इधर बैंक में ही आर्तुरो फिर से पागलपंथी पर उतर आता है और उस लेडी होस्टेज को दोबारा परेशान करने लगता है। ये देखकर गवर्नर आर्तुरो पर भड़क पड़ता है। तभी इन पर नजर रखने वाला एक रॉबर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करता है और आर्तुरो उसे अपने बातों में उलझाकर किसी तरह से उसके गन को छीन लेता है और वहां से सभी होस्टेजों को निकालने में लग जाता है। पर उसी दौरान होस्टेजों के बीच से मनीला बाहर आती है और अपना बंदूक निकालकर आर्तुरो के पैर पर एक गोली मारती है और कहती है कि तुम्हें अब रेप के केस में जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद उस बंदे की सारी हीरोपंती निकल जाती है। इधर प्रोफेसर के प्लान पेरिस के मुताबिक रकेल पार्किंग लॉट से होते हुए कोर्ट पहुंचती है और जज के सामने बैठकर प्लान के अनुसार प्रोफेसर का सारा चिट्ठा खोल देती है और प्रोफेसर के हाइस्ट की प्लानिंग को एक एक करके डिटेल में बताने लगती है कि आखिर वो प्रोफेसर से कैसे और कहां मिली, ये हाइस्ट की प्लानिंग कब और कहां बनी और हमने उस हाईली सिक्योर्ड तिजोरी को कैसे खोला और भी बहुत कुछ, यानी A to Z बातें। दरअसल उसका ये सारी बातें डिटेल में बताना है, यानी कि जज के टाइम को वेस्ट करना ताकि उसकी टीम को पार्किंग लॉट तक टनल खोदने का टाइम मिल सके। और ये सभी चीजें पहले से ही प्लान्ड होती है कि अगर कोई भी टीम में से पकड़ा जाता है तो उसे बस कोर्ट में जज के टाइम को वेस्ट करना होगा ताकि उसके साथी वहां तक पहुंचकर उसे वहां से निकाल सके। और इसी वजह से रकेल जज के सामने चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार कोर्ट का समय खत्म होने के बाद जज इसकी सुनवाई अगली सुबह रख देते हैं। फिर पुलिस रकेल को लेकर पार्किंग लॉट से होकर जेल चले जाते हैं और यहाँ पर काम होता है पाकिस्तान में बैठे प्रोफेसर के उन हैकर्स का। वे लोग पार्किंग लॉट में लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसमें पुलिस रकेल को वैन में बिठाकर वहां से जेल लेकर गए थे। फिर ये हैकर्स उन गार्ड के सामने वही रिकॉर्डेड वीडियो को चलाते हैं ताकि उन्हें ये लगे कि पार्किंग लॉट में सभी चीजें ठीक ठाक से चल रही है। तभी वो माइनर्स टनल को पूरी तरह से बना लेते हैं, पर अब उनके सामने होता है पार्किंग लॉट की दीवार जिसे तोड़ने के लिए उन्हें हैवी मशीन की जरूरत होती है जिसे चलाने में काफी आवाजें आएंगी और अगर ऐसा हुआ तो पार्किंग लॉट के गार्ड को पता चल जाएगा। पर मार्सिला पार्किंग लॉट के बाहर अपनी गाड़ी लगाकर जोर जोर से गाने बजाने लगता है। जब तक गार्ड उसे वहां से भगा पाते तब तक वो माइनर्स दीवार तोड़कर पार्किंग लॉट के अंदर घुस जाते हैं और अगले दिन रकेल की सुनवाई के लिए इंतजार करने लगते हैं। ठीक अगली सुबह पुलिस रकेल को लेकर पार्किंग लॉट के जरिए कोर्ट ले जाते हैं। अंदर पहुंचकर रकेल सभी चीजों को कबूल कर लेती है और फाइनली जज उसे सजा सुनाकर वापस जेल भेज देते हैं। पर लौटते समय पुलिस रकेल को लेकर जैसे ही पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं उसी दौरान प्रोफेसर की टीम जज और वकीलों का भेष बदलकर उन पुलिस वालों के सामने आते हैं और बंदूक दिखाकर रकेल को उनके कब्जे से छुड़ा लेते हैं। फिर उन पुलिस वालों को वैन में बिठाकर उसमें नकली बॉम्ब रख देते हैं और रकेल की जगह एक दूसरी नकली रकेल को बिठाकर उन्हें पुलिस वालों के साथ जेल भेज देते हैं। इधर पार्किंग लॉट में सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी की मदद से ये सभी चीजें देख रहे होते हैं, पर उनके टीवी पर लाइव वीडियो की जगह पिछले दिन की रिकॉर्डेड वीडियो चल रही होती है जिसमें उन्हें सभी चीजें ठीक ठाक लग रही थी। उधर प्रोफेसर की माइनिंग टीम रकेल को लेकर उस रेस्टोरेंट के टनल के जरिए वहां से भाग जाते हैं। फिर रकेल सीधा जाकर मार्सिला से मिलती है और इस तरह प्रोफेसर का प्लान पेरिस भी कामयाब हो जाता है। और यहाँ कंप्लीट होता है 45 घंटे का वो फ्लैशबैक सीन जो आप लोग एपिसोड 6 से देख रहे थे, जिसके स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि गांधिया प्रोफेसर की टीम से बचते हुए बैंक के टेरेस पर पहुंचता है और कर्नल तमायो उसे पिक करने के लिए एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को भेजता है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से ये मामला इतना बिगड़ गया था? वेल, ये भी एक प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा होता है और इसी काम के लिए गांधिया को अभी तक जिंदा रखा गया था। प्रोफेसर के आदमी गांधिया के ऊपर बंदूक रखकर उसे पैनिक रूम में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इसी वक्त कर्नल तमायो को कॉल करना होगा और जैसा हम कहते हैं तुम्हें वैसा ही बोलना होगा। फिर ये बंदा कर्नल को फोन लगाकर होशियारी दिखाकर सभी चीजें सच सच बता देता है, पर कॉल के दूसरी तरफ कर्नल नहीं प्रोफेसर होता है। ये लोग जानते थे कि गांधिया पहली बार में तो उनकी बात नहीं मानने वाला, इसलिए वे लोग उसके फैमिली को लेकर इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं
कि ये तुम्हारा नेक्स्ट एंड लास्ट चांस होने वाला है और अगर तुमने हमारे कहने के अनुसार नहीं किया तो तुम कभी भी अपने पत्नी और बच्चे के चेहरे को नहीं देख पाओगे। फिर गांधिया उनके कहने के अनुसार कर्नल को कॉल करता है और कहता है कि उसने टोक्यो और नायरोबी को मार दिया है और उसे यहाँ से बचकर निकलने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। ये वही सीन होता है जो आपने एपिसोड 7 के स्टार्ट में देखा था। इधर प्रोफेसर अपने हैकर्स की मदद से पुलिस के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर चुका था। यानी पुलिस जब हेलीकॉप्टर के लिए अपनी टीम को कॉल करता है तो कॉल मिलिट्री में न लगकर सीधा मार्सिला के पास ट्रांसफर होता है, जो कि रकेल के साथ एक हेलीकॉप्टर में मौजूद होता है। आप सोच रहे होंगे कि अब ये हेलीकॉप्टर प्रोफेसर के पास कहां से आ गया। अब जिनके पास 2 बिलियन यूरोस का बजट हो उनके लिए तो हेलीकॉप्टर साइकिल खरीदने के बराबर है और ये सारी चीजें खरीदने की जगह होती है ब्लैक मार्केट, जहां कोई भी चीजें ट्रेस नहीं की जा सकती। फिर डेनिवर गांधिया के ड्रेस को पहनकर और नकली गोलियों वाला बंदूक लेकर बैंक के टेरेस पर पहुंचता है और उसके पीछे रॉबर्ट्स भी उस पर नकली गोलियों वाला बंदूक चला रहे होते हैं। कर्नल के ऑर्डर पर वो हेलीकॉप्टर बैंक के टेरेस के ऊपर पहुंचता है। फिर रकेल हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंककर बैंक के टेरेस पर उतर जाती है और इधर पुलिस का एक स्नाइपर रॉबर्ट पर निशाना लगाकर कर्नल से उसे शूट करने का परमिशन मांगता है, पर टोक्यो उस पर निशाना लगाकर उसके अगल बगल शूट करती है, जिससे उस स्नाइपर को अपना पोजीशन चेंज करना पड़ता है। और तब तक गांधिया के भेष में डेनिवर रकेल को लेकर अंदर बैंक में चला जाता है। उधर मार्सिला भी हेलीकॉप्टर लेकर वहां से भाग जाता है और इस तरह से प्रोफेसर की टीम एक बार फिर से साथ हो जाती है। फिर ये जनाब को पता नहीं क्या सोचता है कि ये यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर बगोटा उसे पकड़कर मार मार कर कीमा बना देता है। इधर एलिसिया अपना पोस्ट तो गवा चुकी थी, पर उसका जासूसी वाला दिमाग अभी भी चल रहा होता है और वो ये पता लगा लेती है कि वो ऑफिसर ही एक ऐसा बंदा था जो उसके अलावा रकेल के पास कॉफी लेकर पहुंचा था। और फिर ये प्रोफेसर को पकड़ने के लिए अपना प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, पर जब तक उसे पुलिस आकर अरेस्ट करती तब तक वो अपने घर से भाग जाती है और उस ऑफिसर के कॉलोनी में पहुंचती है, जहां उसे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि प्रोफेसर उस ऑफिसर से मिल चुका था। यानी वो समझ जाती है कि ये बंदा प्रोफेसर के लिए काम कर रहा था। फिर वो कॉलोनी के बाहर वाले सीसीटीवी कैमरे की मदद से प्रोफेसर और मार्सिला के गाड़ी का नंबर पता कर लेती है और उसी हाईवे के सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसके कार को ट्रेस करते हुए आखिरकार प्रोफेसर के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाती है। और यहाँ होता है प्रोफेसर और एलिसिया का पहली बार आमना सामना। सीन यहीं पर कट होता है और हमें बैकग्राउंड में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ सीजन 4 यहीं खत्म होता है। अब ये गोली किस पर चली होती है ये तो हमें सीजन 5 के आने पर ही पता चलेगा। मैंने अपकमिंग सीजन 5 के अपडेट और प्रेडिक्शन पर एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे ही वेब सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।